नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी ट्यूटर पर। और मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पटेल। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो ITR है वो फाइल होना शुरू हो गया है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस एक एक स्टेप को एक एक सेक्शन को कवर किया हूं। बहुत ही काफ़ी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया है कि आपको ITR कैसे फाइल करना है, आपको क्या क्या डिडक्शन दिखाना है, आपने अपना अलाउंस एग्जम्प्ट अलाउंस आपने कैसे दिखाना है, होम लोन को कैसे दिखाना है, सारी की सारी प्रोसेसिंग मैंने इस वीडियो में बताया है। पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में बताया है। इसलिए वीडियो जो है तो ये लंबी जरूर है, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके आप अपना ITR फाइल आप खुद कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, उसके लिए आपको कहीं भी किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने मोबाइल से ही अपने घर में बैठे आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल और नॉलेजेबल हो। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और देखिए कि ITR असेसमेंट ईयर 2023-24 का किस तरीके से आपने फाइल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन कर लेना है और गूगल के सर्च बार में टाइप करना है incometax.gov.in और इसको आपने सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कई सारे लिंक आएंगे, तो यहाँ पर आपने होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपके सामने यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अब लॉगिन करना है। अगर आप अपना ITR मोबाइल में फाइल कर रहे हैं तो आपने मोबाइल में वेबसाइट को ओपन करने के बाद मोबाइल को आपने डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कैसे किया जाता है, जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो मोबाइल के दाहिने कॉर्नर पे सबसे ऊपर आपको 3 डॉट का निशान आपको दिखाई दे जाएंगे, तो आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो उन ऑप्शन में से आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो अब आपने यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना है और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी एंटर करना है। यूजर आईडी में आप पैन कार्ड या आधार कार्ड आप एंटर कर सकते हैं और उसके बाद अपना यूजर आईडी यहाँ पे एंटर करने के बाद यानी पैन कार्ड एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने से पहले आपको यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को आपने टिक कर लेना है और उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले अपना 26AS फॉर्म और AIS डाटा को अपने 16 नंबर फॉर्म के साथ आपने उसको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, अगर 16 नंबर फॉर्म के साथ अगर आपका 26AS और AIS डाटा में अगर कोई इनकम में कोई गड़बड़ी है, अगर उसका मिलान नहीं होता है तो फिर आपको जो है अभी ITR फाइल नहीं करना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना 26AS फॉर्म को ओपन करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल के सेक्शन पे जाना है। आपको अपने फाइल के टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो और भी कई ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू फॉर्म 26AS, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप व्यू फॉर्म 26AS पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डिस्क्लेमर का एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसको कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने आई एग्री के चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर चूज करने में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 को चूज कर लेना है और व्यू एज पे आपने HTML को चूज कर लेना है और उसके बाद व्यू अब्लिक डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे व्यू अब्लिक डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका जो 26AS फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो जहाँ भी आप सर्विस करते हैं
जिस भी संस्था में आप सर्विस करते हैं, जिसने आपका टीडीएस काटा है, उसका नाम यहाँ पे दिख जाएगा, उसका यहाँ पे 10 नंबर दिख जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपकी टोटल इनकम जो होती है, आपके पूरे साल की जो इनकम है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो आपने इसको 16 नंबर फॉर्म के साथ मैच करना है। ठीक है दोस्तों, कि जितनी इनकम यहाँ पे पूरे साल की यहाँ पे दिखाई दे रही है, वही इनकम आपके 16 नंबर फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे है 8,57,706। अब मैं यहाँ पे 16 नंबर फॉर्म को भी चेक कर लेता हूँ कि 16 नंबर फॉर्म में है इतना या नहीं है। तो यहाँ पे भी है 8,57,706, यानी कि जो इनकम है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है एआईएस डाटा को भी चेक कर लेते हैं। एआईएस डाटा को भी, जो हमारा एआईएस है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो एआईएस डाटा को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सर्विस के ऑप्शन पे जाना होगा। सर्विस पे आप जाएंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड, जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे एआईएस पोर्टल का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एआईएस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो एआईएस डाटा है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी के सारी जो आपकी पूरी टोटल इनकम यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है दोस्तों, चाहे वो इनकम आपकी कहीं से भी आई हो, तो सारे के सारे इनकम यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी 8,57,706, यानी कि जो इनकम है पूरे साल की वो यहाँ पे करेक्ट है। फॉर्म नंबर 16 में और 26 ईयर्स फॉर्म में और प्लस एआईएस में, ये दोनों, ये तीनों सेम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने चेक कर लेना है। अगर सेम है तो आप अपने अपना आईटीआर फाइल करना है, और यदि ऊपर नीचे आपको दिखता है एआईएस 26 और फॉर्म नंबर 16 में अगर मैच नहीं होता है, तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा है और आप उसका आईटीआर फाइल कर देते हैं, तो फिर इसमें नोटिस आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने पहले इसको मिलान कर लेना है, मैच कर लेना है। अगर ये सही होता है तो ही आपने अपना आईटीआर फाइल करना है, और अगर सही नहीं होता है तो अपने एम्प्लॉयर को आपने इसकी सूचना देनी है। ठीक है, अगर आपने इसको डिटेल से देखना है तो यहाँ शो मोर पर आप क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करके आप इसको पीडीएफ फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, और पासवर्ड होता है आपका पैन कार्ड नंबर, जो कि स्मॉल लेटर में, और उसके बाद बिना स्पेस दिए, बिना स्पेशल कैरेक्टर लगाए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने इसका पूरा ब्रेकअप देखना है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसका पूरा ब्रेकअप जो है आपको आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे क्वार्टर का, ये फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल टू जून का। तो ये क्वार्टर बाई क्वार्टर जो है तो यहाँ पे आप दे रखा है, और यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट है कि किस डेट को कितना पेमेंट हुआ है, अमाउंट पेड क्रेडिट है, टीडीएस डिडक्ट है, किस क्वार्टर में कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, फिर टीडीएस डिपॉजिट का है। तो ये सारी चीजें आप इनका जो है तो ब्रेकअप इस टाइप से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने अपना एआईएस डाटा को आपने चेक कर लेना है। और अगर आपका एआईएस डाटा 26 ईयर्स फॉर्म और प्लस आपका जो 16 नंबर फॉर्म, उसमें जो इनकम आपको दिख रही है वो सेम होनी चाहिए, तभी आपने अपना आईटीआर फाइल करना है। अगर सेम नहीं है तो आपने अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करना पड़ेगा, और अगर ये पूरा मैच कर जाता है तो फिर आपने अपना आईटीआर फाइल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना आईटीआर फाइल करने से पहले एक काम और करना है कि आपको अपना अकाउंट नंबर आपने चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट नंबर वैलिडेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने उसको वैलिडेट कर लेना है। ठीक दोस्तों, तो आपको अपना अकाउंट नंबर चेक करने के लिए आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपका जो यहाँ पे प्रोफाइल मिल जाएगा, तो आपने प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा योर अकाउंट इज नॉट सिक्योर, यहाँ पे आपका अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे अपडेट लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने अपने अकाउंट के पहले आपने अपने प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माई बैंक अकाउंट, तो आपने यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो है आपको अपना डिटेल यहाँ पे चेक कर लेना है, जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपका यहाँ मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, आपका एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ किसी चीज़ में चेंजिंग करनी है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, कोई चीज़ आपको चेंजिंग करनी है, आप उसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हैं माई बैंक अकाउंट, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप माई बैंक अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो अकाउंट बैंक अकाउंट का डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉमिनेट फॉर रिफंड, तो ये यहाँ पे ऑन होना चाहिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं वैलिडेट एंड ईवीसी इनेबल्ड, तो ये वैलिडेट भी और का है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपके अकाउंट में रेस्ट्रिक्टेड रिफंड अगर लिखा है तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी है।
आपके अकाउंट में। तो आपने इस चीज को चेक कर लेना है, अगर कोई गड़बड़ी है तो आपने उसका सुधार कर लेना है। उसको जानने के लिए आपने यहाँ थ्री डॉट पर आपने क्लिक करना है और व्यू बैंक अकाउंट डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे व्यू बैंक अकाउंट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो जो इसमें रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है वो किस वजह से दिखा रहा है, तो वो इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिफंड कैन बी credited only up to 50 lakh due to name mismatch between bank account and PAN कि प्लीज अपडेट द नेम इन PAN और विद बैंक। तो ये बोल रहा है कि आपका जो पैन कार्ड में नेम है और जो बैंक अकाउंट में नाम है वो दोनों जो है मिसमैच हो रहे हैं, यानी पैन कार्ड में अलग है और बैंक अकाउंट में अलग है। प्लीज अपडेट द नेम इन PAN और विद बैंक। ये बोल रहा है कि कृपया आप अपना पैन कार्ड या फिर अपने बैंक अकाउंट में अपने नाम को अपडेट करवाएं। तो इस तरीके से अगर आपके केस में दिखता है तो आपने उसको सही करवा लेना है, नहीं तो हो सकता है कि आपका जो रिफंड है वो रोक दिया जाए। अब बैंक अकाउंट में चेक कर लिया, अब इसके बाद जो है आप अपना सब सही होने पर आपने अपना ITR फाइल करना है। अब आपने अपना ITR फाइल करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइल नाउ, तो आपने इस पर क्लिक करके भी आप फाइल नाउ आपने ये फाइल नाउ पे क्लिक करके भी आप अपना ITR फाइल करने की जो प्रोसेसिंग है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर आप ई फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस पर क्लिक करके आप अपना ITR फाइल की प्रोसेसिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब आपने यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना असेसमेंट ईयर को चूज करना है। असेसमेंट ईयर को चूज करने में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करनी है। आपने असेसमेंट ईयर 2023-24 को आपने चूज करना है, उसके आगे यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप जो ITR फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 23-24 है और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2022-23। ठीक दोस्तों, तो आपने करंट असेसमेंट ईयर 2023-24 को आपने चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में आपने ऑनलाइन मोड को चूज कर लेना है। ऑनलाइन मोड को आप चूज करेंगे तो नीचे कंटिन्यू का बटन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आपने अपने ITR की प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत आपने कर रखी है तो यहाँ पे आपको जो उसका ड्राफ्ट है जितना सेव हुआ है वो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप वहीं से शुरू करना चाहते हैं तो आप रिज्यूम फाइलिंग पर आप क्लिक करेंगे और यदि आप नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे, तो आपने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इंडिविजुअल को चूज करना है। इंडिविजुअल को चूज करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का बटन यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना ITR को सिलेक्ट करना है, ITR फॉर्म को आपने सेलेक्ट करना है। ITR फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ITR फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ITR 1, 2, 4 यहाँ पे अभी 3 फॉर्म ही अवेलेबल हैं। तो आपने अगर आप सैलरी पर्सन हो और आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से कम है और एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आपने ITR 1 को चूज कर लेना है। ठीक दोस्तों, ITR 1 किसके लिए है वो यहाँ पे इसका दे रखा है कि ITR 1 को कौन कौन फाइल कर सकता है। ठीक है, मतलब ये ITR जो फॉर्म है, ITR 1 जो फॉर्म है ये सैलरीड पर्सन के लिए है, लेकिन उसकी जो इनकम है वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से तक ही अगर इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी है और प्लस अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है और वो 5,000 से ऊपर नहीं है तो आप इस फॉर्म को चूज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अदरवाइज आपको दूसरा फॉर्म को चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने ITR फॉर्म को चूज करने के बाद आपने यहाँ प्रोसीड विद ITR 1 पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड विद ITR 1 पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे ये 3 स्टेप में पूरा होगा। ठीक दोस्तों, वैलिडेट योर रिटर्न्स, कंफर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। ठीक दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो फॉर्म नंबर 16 है, हाउस रेंट रिसिप्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके इसमें होने चाहिए। उसके बाद आपने लेट्स गेट स्टार्टर पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही लेट्स गेट स्टार्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। ठीक दोस्तों, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आप किस रीजन से ITR फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके कई सारे ऑप्शन है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है इसलिए ITR फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके केस में जो भी रीजन, आप जिस भी रीजन से अपना ITR फाइल कर रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और अगर इनमें से कोई रीजन नहीं है तो आपने यहाँ पे अदर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे
फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और उसके बाद आपने रीजन को चूज करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट एक पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे 3 यहाँ पे टैब है। जो फर्स्ट टैब है उसमें जो है तो 5 स्टेप हैं, और इन 5 स्टेप को आपने बारी बारी से कॉन्फर्म करते हुए आपने आगे बढ़ना है। और ये पांचों के पांचों स्टेप आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे पहला स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, तो आपने यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन के स्टेप को आपने ओपन कर लेना है। इसमें आपकी पूरी जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, प्रोफाइल मिल जाएगा। आपने इनको चेक कर लेना है। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो आपने एडिट पर क्लिक करके और इसको एडिट कर सकते हैं, आप इनमें सुधार कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ड्रॉप डाउन बटन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आपके केस में जो भी है आपने उसको चूज कर लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर है, सीजी पेंशनर। सीजी पेंशनर का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, और एसजी पेंशनर का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, ठीक है। तो आपके केस में जो भी है आपने उसको चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करूंगा। नीचे आएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा फाइलिंग सेक्शन का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपने 139(1) को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट। यदि जो इसकी जो फाइल करने की जो डेट है, आईटीआर फाइल करने की जो डेट है, उस डेट के पहले अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपने 139(1) को चूज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसका जो डेट है वो 30 जुलाई तक है, तो आपने यहाँ पे 139(1) को आपने चूज कर लेना है। नीचे आएंगे फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस। अगर आपने किसी नोटिस के अगेंस्ट अगर आप कोई अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपने इसको चूज कर लेना है। तो आपके केस में जो भी है उसको आपने चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू रिज्यूम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप नया टैक्स रिज्यूम के तहत अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या फिर पुराने के तहत, ठीक है दोस्तों। तो आपको यदि पुराना है, अगर पुराने टैक्स रिज्यूम के साथ अगर आपको जाना है तो आपने नो कर देना है यहाँ पे, और यदि आपको नए टैक्स रिजीम के साथ जाना है तो आपने यस कर देना है। तो यहाँ पे न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में तो आपको हो सकता है कि पता ही हो, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि आप नए टैक्स रिजीम के साथ जाएंगे, और नए टैक्स रिजीम में आपको एटीसी के तहत आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यदि आपको लोन, अगर आपको कोई लोन है और यदि आप एटीसी का अगर आप उसका डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपका यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डिटेल है उसको आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। सेलेक्ट फॉर रिफंड इस बटन को आपने ऑन कर लेना है। अगर आपने कोई और बैंक अकाउंट देना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करके आप अपना कोई और बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो यहाँ पे स्टेप है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कन्फर्म हो गया है। तो आपने एक एक स्टेप को इसी तरीके से कंफर्म करके आगे बढ़ना है। अगर आपका कोई भी स्टेप अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो आप उससे आगे नहीं बढ़ जाएगा, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो पहला स्टेप है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रास टोटल इनकम का जो स्टेप है उसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ग्रास टोटल इनकम का जो स्टेप है आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन बेस पर करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करके आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। जैसे ही आप स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट छोटा सा पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर आपने इसको यस कर देना है। अब जैसे ही आप क्वेश्चन को स्किप करेंगे तो आपके सामने जो वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, इसका पूरा का पूरा ब्रेकअप आपके सामने आ जाएगा, ठीक दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज वेरीफाई योर इनकम सोर्स एट कलेक्ट फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड प्रोसीड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी इनकम दिखानी है, ठीक है दोस्तों। तो जो आपके 16 नंबर फॉर्म, 26 ईयर्स फॉर्म और जो AIS डाटा में है वो उसको वही आपने यहाँ पे दिखाना है। तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाएगा, तो आपने एडिट का ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका पूरा ब्रेकअप आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रॉस सैलरी, ठीक है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो ये चीज आपके 16 नंबर फॉर्म में भी आपको दिखाई दे जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ 16 नंबर फॉर्म। तो अब आपके सामने यहाँ पर मैंने एक 16 नंबर फॉर्म ओपन कर रखा है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में ए के ऑप्शन पर सैलरी एज पर प्रोविजन सेक्शन 17(1), ठीक दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट में सेक्शन 17(1) में यहाँ पे 8,57,706 है, और उसके बाद यहाँ पे दो चीजें और हैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2) एज पर फॉर्म नंबर 12BA, तो यहाँ पर ये भी 0 है, और ये दूसरा भी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 17(3) एज पर फॉर्म नंबर 12BA, ये भी यहाँ पे 0 है, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें आपको वहां पे भी आपको दिखाई देगी। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 17(1) है, और यहाँ पे 17(2), 17(3), तो फॉर्म नंबर 16 में ये दोनों चीजें 0 हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारी जो सैलरी है इस केस में, जो इस 16 नंबर फॉर्म में जो सैलरी है वो 17(1) में है। तो जितनी सैलरी 17(1) में जितनी इनकम दिखा रहा है वही चीज आपने यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 17(1) में जो सैलरी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 8,57,706। तो इसी चीज को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, 8,57,706। उसके बाद ये दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दिया, 16 नंबर फॉर्म में 0 है, तो आपने भी इसी तरीके से 16 नंबर फॉर्म को चेक कर लेना है। अगर वो उसमें अगर इन दोनों चीजों पे भी अगर अमाउंट दिख रहा है तो जितना अमाउंट दिख रहा है वो चीज आपने इसमें डाल देनी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों चीजें यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो उसको जो है तो 0 ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लेस एग्जम्प्ट अलाउंस, ठीक है। तो ये लेस एग्जम्प्ट, ये जो एग्जम्प्ट अलाउंस है ये आपको अपने 16 नंबर फॉर्म में भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आपके केस में अगर कोई एग्जम्प्ट अलाउंस है तो आपने उसको चूज करना है नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस, ठीक है दोस्तों। ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो एग्जम्प्ट अलाउंस है उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आपके केस में जो भी है वो चीज आपने यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। तो तकरीबन जो सैलरीड पर्सन है उनके केस में HRA होता है। तो अगर आपके केस में अगर HRA है तो यहाँ पे आप सेक्शन 1013 ए अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट। तो अगर आपके केस में अगर HRA है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि HRA वही क्लेम कर सकता है जिसको HRA सैलरी के साथ मिलता हो। 16 नंबर फॉर्म में ये मेंशन होनी चाहिए, और आप रेंट में रहते हैं, ठीक है, तो ही आप अपना HRA क्लेम कर सकते हैं। और HRA को कैलकुलेट करने का तरीका है, मैंने पिछले असेसमेंट ईयर में मैंने HRA को क्लेम करने का मैंने वीडियो बनाया था, तो आप अगर उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि HRA को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके केस में अगर HRA है तो आप अपना HRA इसमें शो कर सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे जो फौजी भाई हैं उनके बहुत सारे अलाउंस होते हैं, तो उनके जो अलाउंस हैं वो जो है इन दो सेक्शन में आते हैं, ठीक है दोस्तों, सेक्शन 1014(1) और सेक्शन 1014 सेकंड। तो आपके केस में जो भी यहाँ पे आपको HRA वो आपके 16 नंबर फॉर्म में भी दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको 16 नंबर फॉर्म फिर दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर 2 में, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 2 में लेस अलाउंस टू द एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे 0 है। ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस अंडर सेक्शन 10(5) ये भी 0 है, और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी सेक्शन 10 ये भी 0 है। कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन अंडर सेक्शन 10(10A) ये भी 0 है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इनकेसमेंट अंडर सेक्शन ये भी 0 है। तो आपके केस में यदि ये अलाउंस आपको यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है, इनमें अमाउंट दिखता है, तो आपको यही सेम चीज आपको उस लेस एग्जम्प्ट अलाउंस के सेक्शन में आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013A ये भी 0 है, तो हम यहाँ पे HRA भी नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, ठीक है। अंडर सेक्शन 10 के अंडर में यहाँ पे एक और अमाउंट है जो कि वो एनी अदर पे आता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो ड्रेस अलाउंस है तो ये एनी अदर पे आता है। तो आपने अगर आपके केस में इस टाइप का कोई अलाउंस है जो उसमें आपको नहीं दिखता है, उस सेक्शन में आपको नहीं दिखता है, तो आपने एनी अदर को चूज कर लेना है। तो आपके केस में मैंने आपको ये 16 नंबर फॉर्म भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपके केस में 16 नंबर फॉर्म में आपको जो भी दिखता है अलाउंस वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अगर इनमें से आपको कोई आपके 16 नंबर फॉर्म में दिया हुआ अलाउंस कोई यहाँ पे आपको नहीं दिखता है तो आप एनी अदर को चूज कर सकते हैं। एनी अदर को चूज करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, आपके 16 नंबर फॉर्म में जो लिखा है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और उसका अमाउंट आपने यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 के तहत जो टोटल एग्जाम्प्ट अलाउंस है वो यहाँ पे 12,280 है, जो कि एनी अदर पे आ रहा है, ठीक है।
तो आपने इस चीज को दिखा देना है आपके केस में जो भी है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके केस में और भी कोई अलाउंस है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके आप उसको दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई और अलाउंस ना हो, तो यहाँ पे और कोई भी अलाउंस नहीं है। टोटल यहाँ पे 12,280 है जो कि मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। ठीक है दोस्तों, और उसके नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सभी को मिलता है, तो वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस केस में और कोई अलाउंस नहीं है तो हम वो नहीं दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेट सैलरी आपकी जो अलाउंस काटने के बाद जो आपकी नेट सैलरी बन रही है वो बन रही है 8,45,426 की। तो जो अलाउंस है उनको लेस करने के बाद आपके 16 नंबर फॉर्म में भी इतनी ही दिखेगी जितनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन के पहले आपको 8,45,426 रुपया, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे जाएगा 8,45,426 रुपया। उसके बाद 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, तो ये 50,000 को लेस करने के बाद 7,95,426 रुपया यहाँ पे बच रहा है। तो यहाँ 16 नंबर फॉर्म में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद 7,95,426 रुपया यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने भी मिलान करते रहना है और इसको आपने आगे प्रोसेस करते रहना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका जो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो सेक्शन है वो सेव हो जाएगा। नीचे आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने मकान ले रखा है और उस मकान पर आपने होम लोन ले रखा है तो यहाँ पर अपना होम लोन आपने जरूर दिखाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये होम लोन ही एक ऐसा जरिया है जिससे आपका जो पूरा रिफंड है वो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास अगर होम लोन है तो यहाँ पर आपने ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे आपने ड्रॉप डाउन बटन पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे यदि आप अपने मकान में खुद रहते हैं तो आपने सेल्फ ऑक्युपाइड को आपने क्लिक कर देना है, और यदि आपने किराए पर दे रखा है तो आपने यहाँ पे लेट आउट को चूज कर लेना है, और आप पूरे साल में आप कितना रेंट रिसीव करते हैं, आप अपने मकान का कितना किराया लेते हैं, वो आपने यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। मान लीजिए एक महीने में 10,000 लेते हैं तो पूरे साल का 1,20,000 हो गया। तो यहाँ पे आप 1,20,000 डालेंगे तो यहाँ पे नीचे इसका जो 30% जो वैल्यू निकलता है एनुअल वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन इस केस में सेल्फ ऑक्युपाइड है मकान, तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड को चूज कर लेंगे, और उसके बाद जितना भी होम लोन का इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं पूरे साल में वो यहाँ पे डाल देना है। ये होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। यदि आप बैंक से लोन ले रखा है तो आपने बैंक में चले जाना है और आपने बैंक से ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लेना है। तो आपने जहाँ से भी होम लोन ले रखा है वहाँ से आपने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लेना है, और यदि आपने अपना ईमेल आईडी लिंक करवाया हुआ है तो आपके मेल पे भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर आपका किसी और सोर्स से इनकम है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो सब माइनस करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे जुड़ करके आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके केस में अगर कोई और भी इनकम है जो कि एग्जम्प्ट है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो आपको बना करके बता दूंगा कि एग्जम्प्ट इनकम कौन कौन सी होती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप जो कि ग्रॉस टोटल इनकम का है वो भी कंफर्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टोटल डिडक्शन का जो स्टेप है उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डिडक्शन वाला स्टेप को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी इसमें भी कुछ क्वेश्चन बेसिस पर है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और यदि आप क्वेश्चन बेसिस पर ही आप करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बेसिस पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका डिडक्शन भी आपके 16 नंबर फॉर्म में पूरा दिख जाएगा। तो आपके केस में जो भी है उसको आपने चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यदि आप ओल्ड टैक्स रीजन में यदि आप अपना RTR फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ATC के तहत छूट मिल जाएगी।
तो यहाँ पे आपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। यदि आपने कहीं कोई डोनेशन कर रखा है तो आपने इसको यस कर लेना है, और यस करने के बाद आपने जो है तो ATG में आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कि पिछले असेसमेंट ईयर में कोरोना में डोनेशन किया गया था तो उसको यहाँ पे दिखाया गया था ATG में, ठीक है। तो अगर आपने कहीं डोनेशन कर रखा है तो आपने इसको यस कर लेना है, अदरवाइज आपने इसको नो रहने देना है। उसके बाद है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने कहीं साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट में आपने कहीं डोनेशन कर रखा है तो आपने इसको यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 80C का, अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को आपने चुना है, सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप अपना प्रोविडेंट फंड है, LIC है, ये सारी चीज़ें, और प्लस अगर आपका होम लोन है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पूरा टोटल जोड़ करके आप जो है 1.5 लाख तक का यहाँ पे आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपके केस में अगर है 80C के तहत अगर आप डिडक्शन लेना है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपका डिडक्शन का बनता है वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप 1.5 लाख तक का यहाँ पे आप छूट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर यहाँ पे आपको छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयर है जो आपका, वो आपकी तरफ से जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो आपके केस में यदि वो पेंशन स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो फिर यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं, और यस करने के बाद आपने कितना कंट्रीब्यूट होता है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, वो अमाउंट यहाँ पे आपने डाल देना है। ये भी आपके 16 नंबर फॉर्म में दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टूवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड आर प्रिवेंट हेल्थ चेकअप एंड आर मेडिकल एक्सपेंडिचर आर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ये 80D में आपका यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा, और अगर आपने कोई किसी बीमारी में आपने इलाज कराया है वो है, और प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5000 ये सभी को ये डिडक्शन मिलती है। तो आपने इसको यस कर लेना है। यस करने के बाद शेड्यूल 80D में ये आपको ऑलरेडी लेके जाएगा, तो आपने आपके केस में है तो आपने इसको यस कर लेना है। उसके बाद है एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट यू हैव मेड पेमेंट टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव। यदि आपने अपने लिए या फिर रिलेटिव के लिए आपने अगर हायर एजुकेशन लोन ले रखा है तो आप उसको आपने यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है अपने रिलेटिव या अपने लिए तो आपने इसको यस कर देना है, ठीक है दोस्तों। और उस लोन का आप यहाँ पे कितना इंटरेस्ट पे करते हैं पूरे साल में उस लोन का, वो आपने यहाँ पे दिखाना है, और अगर नहीं ले रखा तो आपने इसको नो कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों जिसका भी सेविंग बैंक अकाउंट है तो लगभग हर किसी के सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आता है। तो अगर आपके केस में अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट से आपको कुछ थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट मिला है तो आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, अब नहीं मिला तो आपने इसको नो कर देना है, ठीक है। ये आप जो है तो अपना बैंक का स्टेटमेंट आपको निकालने के बाद जो है आपको दिखाई दे जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट पे हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन। अगर और भी कोई डिडक्शन है तो आपने इसको यस कर देना है। इसको यस करेंगे तो नीचे इसका ब्रेकअप आ जाएगा। यहाँ पे 80CCC पेमेंट इन रेस्पेक्ट फंड पेंशन फंड, अगर आपका पेंशन फंड में आप कोई कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपने इसको टिक करके और यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देना है। 80CCD1 है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपने इसको टिक कर लेना है अगर करते हैं तो। और उसके बाद है यहाँ पे आपने इनको पढ़ लेना है दोस्तों, हर चीज़ के बारे में बताते जाएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपके केस में अगर कोई इस तरह का है, डिसेबिलिटी वगैरह है और आप उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं उसके मेंटेनेंस में, उसके मेडिकल में, तो आपने इसको टिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। दूसरा है 80DD में मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। अगर आप किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, किसी स्पेशल बीमारी का, तो आप यहाँ पे आप चूज करके और उसके बाद पूरे आपने कितना अमाउंट खर्च किया है बीमारी में तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपके केस में जो भी है उसको आपने कर लेना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे भी अपना लोन दिखा सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
का जो सेक्शन मैंने आपको दिखाया था, आपने वहां पर अगर होम लोन ले रखा है तो वहां पर आपने दिखाना है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है, कुछ ईयर में यहाँ पे अगर किसी ने लोन लिया तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो आपने वहीं पे दिखाना है जहाँ मैंने पहले बताया है। उसके बाद है यहाँ पे 80EE डिडक्शन इन रेस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी पर आपने लोन ले रखा है वो आपने यहाँ पे दिखा देना है। 80EEB डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखा है, अगर उस पर आपने लोन लिया है तो उसका अमाउंट यहाँ पे आपने दिखा देना है। उसके बाद 80GG डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आपने कोई डोनेशन दिया है तो वो आपने यहाँ पे दिखा देना है अमाउंट को। और उसके बाद यहाँ पे 80U इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये आपकी केस में जो भी है उसको आपने यहाँ पे जरूर दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। D2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। उसके बाद यहाँ पे 80 डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर ये तकरीबन सभी का होता है, क्योंकि इसमें 5000 का जो 5000 का इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलता है, वो सभी को वो चीज़ जो है तो सभी को मिलती है। 5000 का जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसका रिडक्शन सभी को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है आपके यदि केस में, यदि आपके फैमिली में यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो कर लेना है, ठीक है। ये सेल्फ एंड फैमिली के लिए है ये वाला। तो अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो उसको यहाँ पे आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है और कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपने इसको नो कर लेना है। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपने यस कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप पूरे साल में आप हेल्थ इंश्योरेंस में कितना पैसा देते हैं पूरे साल का, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो ये चीज़ अगर आपके 16 नंबर फॉर्म में अगर आती है तो ठीक है, अदरवाइज आपने अलग से करा रखा है तो वो चीज़ आपने दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो है तो पूरे साल का 3000 है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का, वो चीज़ हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया 3000। और उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो ये सभी को मिलता है 5000 का। तो ये आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5000 आप डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब ये दूसरा है, अगर आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो आपने यहाँ पे यस करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पे एक्टिव होगी, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने ये आपके पेरेंट्स के लिए है। अगर आपने अपने पेरेंट्स के नाम पे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने करा रखा है, सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर आपने इसको यस कर लेना है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है और आपने उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो आपने इसको नो कर लेना है। और यदि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो नो क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिजिबल अमाउंट टू डिडक्शन 8000। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 80D में हेल्थ इंश्योरेंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है तो वो यहाँ पे 8000 यहाँ पे आ गया है। तो आपके केस में जो भी है वो उसको आपने भर लेना है। यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है तो आपने इसको इग्नोर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको और भी डिटेल देखनी है तो यहाँ पे आप शो डिटेल पे क्लिक करेंगे, शो ऑल डिटेल पे, तो यहाँ पे और भी यहाँ पे डिडक्शन के सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आपके केस में अगर आपने किसी चीज़ में अगर आपका डिडक्शन है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ स्पेसिफाइड डिजीज़ का, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज़। तो अगर आपने अपने किसी फैमिली में अगर आपने किसी बीमारी का इलाज कराया है किसी स्पेसिफाइड डिजीज़ का तो आपने इसको ऐड कर लेना है। तो आपने इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके और ऐड पर आपने क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्फ और डिपेंड सीनियर सिटीजन। अगर आपने जिनका इलाज कराया अगर वो सीनियर सिटीजन है तो आपने सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, सेल्फ और डिपेंड सीनियर सिटीजन को चूज कर लेना है। और यदि सेल्फ और डिपेंड सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपने इसको चूज कर लेना सेल्फ और डिपेंड को। और उसके बाद यहाँ पे आपने कितना पैसा खर्च किया है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आप 40,000 ही दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट एंटर करने के बाद ऐड पर आपने क्लिक कर देना है। ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पेसिफाइड डिजीज का जो ट्रीटमेंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल डिडक्शन का जो यहाँ पे सेक्शन है वो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद है टैक्स पैड का, ठीक है। तो आपने कितना टैक्स पे किया है आपने इसको ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पे जो ये टैक्स पे यहाँ पे आप दिखा रहा है पूरा टैक्स यहाँ पे जो दिखा रहा है 43,620, अगर यहाँ पे आपके 16 नंबर फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपने इसको एडिट कर लेना है शो डिटेल पे क्लिक करके, ठीक है दोस्तों। शो डिटेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे
आप देख रहे हैं इसका जो आपका जो टैक्स डिडक्टर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने इसको टिक कर लेना है, अगर गलत है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टिक करके और एडिट पर क्लिक करना है। तो ये 16 नंबर फॉर्म से ये इसका जो डिडक्शन है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको बदली कर देते हैं। तो इसमें इस केस में 16 नंबर फॉर्म में है 43,799, मैं आपको दिखाता हूँ। 16 नंबर फॉर्म में है 43,799 ये, और जो इसमें दिखा रहा है 43,620 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसको सही कर देते हैं, 43,799 है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टैक्स पेड वाला जो स्टेप है वो भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपने टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे अब 0 हो चुकी है, ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको जो है इसको चेक कर लेना है कि आपका जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है उसमें ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है 6,84,000 और टोटल डिडक्शन है इसमें 1,98,000 का, और इसमें जो टोटल इनकम बन गई वो है 4,86,000 की, ठीक है। तो आपने इसको चेक कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपने इसको जो है प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे के पूरे जो स्टेप हैं वो कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर यू एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 43,800। इसमें जो रिफंड बन रहा है वो 43,800 का इसमें रिफंड बन रहा है, ठीक है। तो आपने इसको जो है चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे आपने क्लिक कर देना है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेल्फ को चूज कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आपका पैन कार्ड नंबर दिखाई दे जाएगा। प्लेस आपने यहाँ पे एंटर कर देना है जहाँ से रह के आप ये अपना ITR फाइल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इन ऑप्शन को आपने छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपने क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपने जो भी आपने अपने ITR में जो भी आपने दिखाया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो उसका प्रीव्यू आपको पूरा दिख जाएगा। पूरा प्रीव्यू आपको दिख जाएगा आपने क्या क्या भरा है। तो आपने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई गलत लगता है तो आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पूरा सही है तो फिर आपने यहाँ पे इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने ITR सही फाइल किया होगा तो आपका यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा, और यदि सही नहीं फाइल किया है, सही इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है, तो वो रेड कलर में यहाँ पे उसका एरर दिखाई देगा, ठीक है, कि आपने क्या गलती करी है। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे ये नोट दे रहा है कि प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। यहाँ पे बोल रहा है कि रिटर्न को सत्यापित करना अनिवार्य है और यहाँ पे है रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये आपने ITR फाइल किया है इसका जो संशोधन है वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि सत्यापित ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। अगर आप अभी वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप इसको बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपने वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर देना है, लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अंदर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी तरीके से करें। और उसके बाद है वेरीफाई वाया ITR भी। यदि आप इसका जो एक्नॉलेजमेंट है अगर आप उसको स्पीड पोस्ट के तहत, अगर मान लीजिए ये तभी आपको इस तरीके से वेरीफाई करना है अगर आपका जो मोबाइल नंबर है अगर आधार कार्ड के साथ अगर लिंक नहीं है, उस पर OTP नहीं आता है या बंद है, तभी आपने इसको चूज करना है ITR वाया ITR भी। तो उसको आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट से 30 दिन के अंदर अंदर। आपने ITR आज फाइल किया तो आज के 30 दिन के अंदर अंदर उनको वो जो ITR भी है मिल जाना चाहिए। तो आपके केस में जो भी है उसको आपने चूज कर लेना है। तो मैं इसको अभी वेरीफाई करना चाहता हूं तो ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आप किस तरीके से अपना ITR को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहला है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ पर ये सबसे पहला जो तरीका है ये सबसे आसान है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है और वो चालू है, उस पर OTP आता है, तो आपने इसको चूज कर लेना है। और यदि आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या बंद है तो आपने जो है तो यहाँ पे आप और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास DSC है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो उसके टोकन को अपलोड करके भी आप अपना ITR को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है। तो अगर आपके, लेकिन पहला जो है तो प्योरिटी आपकी यही होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे सरल तरीका है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन को चूज करने के बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आपने चेक बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपने इन चेक बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अगर आपका ओटीपी सही होगा तो यहाँ पे जो आपका आईटीआर है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, ठीक है, आपने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। ठीक है, तो ये जो है आईटीआर यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, सबमिट भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा, यहाँ पे वी विल नोटिफाई यू ऑन मोबाइल नंबर इतना एंड ईमेल आईडी इतना अपॉन टू प्रोसेसिंग ऑफ योर रिटर्न। आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसकी प्रोसेसिंग की जो सूचना जो है आपके इस मोबाइल नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड रिसिप्ट, तो आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करके और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2023-24 का आपने आईटीआर फाइल करना सीखा कि किस तरीके से आपने आईटीआर अपना आप खुद फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी पसंद आएगी। आप इस वीडियो को देख करके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकेंगे। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो आपने इस वीडियो को लाइक कर दें। इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ही नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल और नॉलेजेबल। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।